भरवेली थाना के अंतर्गत ग्राम अमेड़ा निवासी फूलनबाई पांचे ने खेत में रखे उनके धान के बोझे चोरी होने का आरोप पूर्व सरपंच मनोज गाड़ेश्वर पर लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपकर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग की। ज्ञापन में फूलनबाई ने बताया कि ग्राम अमेड़ा में उनकी कृषि भूमि है, जिसे मनोज गाड़ेश्वर पूर्व सरपंच के द्वारा ईंट बनाने के लिए लिया गया था, जो उनकी जमीन को कब्जा करना चाहता है। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी उन्होंने वहाँ धान की फसल लगाई थी, जिसे 21 नवंबर को काटा गया था, जिसे मनोज गाड़ेश्वर ने अपने साथियों के साथ आकर 22 नवंबर को रात्रि में ही चोरी से बोझा बांधकर अपने ट्रैक्टर से चोरी कर अपने खेत में ले जा लिया गया। जिसकी सूचना भरवेली थाने में और डायल 100 पर करने के बाद भी भरवेली पुलिस व डायल 100 वाली गाड़ी ने कोई कार्रवाई नहीं की और मनोज गाड़ेश्वर के दबाव में आकर उल्टा मेरे को जान से मारने के लिए कहा ही दिया। हमारी ये सर की हमारे खेत से कहना चाहिए बोझे चोरी हो गए। हमारी कटाई हुई बंधी हुई धान जो है लवीना धान लगाए थे वो चोरी हो गया। बाजू वाले ने हमारे खेत से चोरी करके ले जा लिया। कौन है बाजू वाला? बाजू वाला वही मनोज गाड़ेश्वर, उनने चोरी करके ले जा लिया। कब की बात हुई? कल 23 तारीख 3 बजे रात से वो चोरी करके ले जा लिया। तो आपको कैसे मालूम कि उसने ले गया करके? हम गए ना, हम फिर सुबह में क्या है अपन उसको मलेंगे करके गए वहीं पे, तो ढूल करके चला गया। एक तरह से ढूल ही कर रहा है। थोड़ा सा बचा तो हमने कहा अब जा रहे हैं थाने, रुक जाओ यहीं पे, तो उसको भी धर के भाग गया। वो क्यों किया उसने ऐसा? वो कहता है मेरा जमीन। वो बोल रहा है उसको हमने दिए मंगा हमारे से ईंट काटने के लिए, हम भोरे दिल से दे दिए। हम जब हमने ईंट का पैसा ईंट मट्टी का पैसा मांगने गए, हमको पैसा नहीं दिया, ना ईंट दिया हमको। बोलता है ज़मीन मेरी है, ऐसा बोल रहा है। और हमारी लगाई फसल को हमने काटे और बोझा बांधे उसको चोरी करके ले जा लिया। अच्छा, ज़मीन किसके नाम पे है? तो वाली फूलनबाई के नाम पे। तो वो कैसे कह रहा है कि मेरी ज़मीन है करके? वो ईंट काटने मंगा था ना जी। तो कुछ रजिस्ट्री भी करवा के उसके नाम? कुछ नहीं, उसमें कुछ भी नहीं है, लिखा पढ़ी ना स्टाम्प बना है। से घायल युवक गौरव पिता राम प्रकाश निगम 34 वर्ष वार्ड नंबर 5 बैयर चौकी निवासी को डायल 100 से जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया गया है। वहीं इस युवक ने अपनी पत्नी मनीषा निगम के विरुद्ध मारपीट और चाकू से गला काटने का आरोप भी लगाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मनीषा निगम बैयर चौकी वार्ड नंबर 5 में अपने बेटे के साथ निवास कर मजदूरी करती है। मनीषा का यह गौरव निगम दूसरा पति है। मनीषा का पहला पति उसे 11 वर्ष पहले छोड़ा कर जा चुका है, जिसका एक बेटा मनीषा के साथ ही रहता है। बताया गया कि मनीषा को उसके पति के द्वारा छोड़ने के बाद करीब 8 वर्ष पहले गौरव निगम ने प्रेम प्रसंग के चलते मनीषा से प्रेम विवाह किया था। दोनों साथ में ही रहते थे। गौरव निगम मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बांदा के बंगालीपुरा का रहने वाला है। पूर्व में मनीषा और सौरभ निगम बांदा में ही रहते थे, किंतु सौरभ निगम के द्वारा मारपीट किए जाने के कारण मनीषा अपने 12 वर्ष के बेटे के साथ बालाघाट में आकर रहने लगी थी और मजदूरी करती थी। वहीं पर सौरभ निगम भी आ गया था और नगर में हाथ ठेले में फल बेचने का व्यवसाय करता था। मनीषा बालाघाट रोड स्थित एक होटल में काम करने जाती थी। इस दौरान सौरभ निगम अपनी पत्नी मनीषा के चरित्र पर शक कर उसके साथ आए दिन विवाद और मारपीट करने लगा था। 24 नवंबर को ही सौरभ निगम बांदा के उत्तर प्रदेश से बालाघाट आया था और पत्नी के साथ उसके चरित्र को लेकर विवाद करने लगा। बताया गया कि 25 नवंबर को सुबह जब मनीषा का बेटा स्कूल चला गया था, तब मनीषा और उसके पति सौरभ निगम के बीच विवाद हो गया। सौरभ निगम पत्नी मनीषा को काम पर जाने के लिए मना कर रहा था, किंतु मनीषा काम पर जाना चाहती थी। इसी को लेकर दोनों पति पत्नी के बीच जमकर विवाद हुआ। सौरभ ने अपनी पत्नी मनीषा को हाथ बुकों से मारपीट किया। वहीं ब्लेड के वार से मनीषा की उंगली भी कट गई। इस दौरान किसी व्यक्ति ने 100 डायल को सूचना दे दी। 100 डायल के कर्मचारी जैसे ही पहुंचे, वैसे ही सौरभ निगम ने ब्लेड से अपने गले में वार कर दिया। सौरभ ने अपने गले में दोनों तरफ से ब्लेड से वार कर दिया, जिससे उसका गला कट गया और कपड़े खून से सन गए। पुलिस कर्मचारियों ने बड़े मुश्किल से सौरभ निगम को पकड़कर उसके हाथ से ब्लेड छुड़ाया। सौरभ निगम ने ब्लेड अपने मुंह में रख ली थी, किंतु बाद में उसे निकाल दिया गया। अपने ऊपर ब्लेड चलाने से घायल सौरभ निगम और उसकी पत्नी मनीषा को डायल 100 से ही जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर जिला अस्पताल में सौरभ के गले में टाके लगे हैं, जिसके बाद से उसे उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। किंतु सौरभ निगम ने अपनी पत्नी मनीषा के द्वारा मारपीट किए जाने और चाकू से गले में वार करने का आरोप लगाया, जिसने पुलिस में शिकायत की है कि 24 नवंबर को 11 बजे उसका बेटा स्कूल चला गया था। उसने पत्नी से बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज होटल काम करने मत जाओ, किंतु मनीषा
ने बोली कि मैं 1 मिनट नहीं रुकती। इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया था। इसके बाद वह गुटखा लेने के लिए बाहर चला गया था। जब वापस आया तो घर में 2 व्यक्ति थे जिन्हें वह पहचानता नहीं है। उसके बाद उसने पत्नी मनीषा को दुकान जाने से मना किया। तभी 2 व्यक्ति ने उसे पकड़कर रखे और पत्नी मनीषा ने मारपीट की सब्जी काटने की चाकू से उसके गले में वार कर दी। यह घटना घर के अंदर हुई। तभी पुलिस वाले आए और उसे डायल 100 जिला अस्पताल लाया गया। पारासरी नगर के जैन मोहल्ले में भाजी मंडी परिसर में दिगंबर जैन पंचायत कमेटी के तत्वाधान में 24 नवंबर को श्री जी की शोभा यात्रा 7 दिवसीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान के समापन पर निकाली गई। यह सिद्ध चक्र महामंडल विधान कार्यक्रम 18 नवंबर से प्रारंभ किया गया था, जिसका समापन 24 नवंबर को किया गया। यह आयोजन आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की परम अनुकंपा एवं विदुषी आरिका माँ 105 निष्काममती माताजी, बीरतमती माताजी, उपशममती माताजी के आशीर्वाद से किया गया, जिसमें महावीर परिसर में भव्य पंडाल बनाकर समवशरण जिन मंदिर की रचना की गई व सिद्ध चक्र मानना यंत्र जी की स्थापना कर कार्यक्रम किया जा रहा था, जहाँ विधान के दौरान प्रातः से ही अभिषेक पूजन एवं सिद्धि परमेश के भगवान के पूजन विधान से किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अंतिम दिन शुक्रवार को सुबह से ही विधि विधान के साथ पूजा अर्चना प्रतिदिन के अनुसार है, जिसके बाद 1024 अर्घ चढ़ाने के पश्चात हवन पूजन कर दोपहर में श्री जी की शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा महावीर परिसर जैन मूल्य से वही चौक चौराहे से होते महावीर परिसर पहुंची, जहां शोभा यात्रा का समापन किया गया, जिसमें हाथी रथ बग्गी घोड़े में सवार सोधर्म इंद्र कुबेर यज्ञनायक श्रीपाल ईशान इंद्र मोहिंद्र के रूप में सुजाति बंधु आकर्षक दिव्येंद्र इंद्राणी के वस्त्रों को धारण कर सवार करे। यह जीवंत झांकी आकर्षण का भी केंद्र रही। परसवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बोदाल झोला में एक 70 वर्षीय वृद्ध ने अपने इकलौते बेटे के जलने के गम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार धर्म सिंह अपने परिवार के साथ खेती किसानी करता था, जिसके परिवार में वृद्ध पत्नी और इकलौता बेटा कुंवर सिंह है और बहू भी है। बताया गया कि घटना के 4 दिन पहले ही रात में धर्म सिंह का बेटा कुंवर सिंह बिस्तर में चिराग से आग लगने से झुलस गया था, जिसे जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया था, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर होना बताया गया है। बताया गया है कि धर्म सिंह अपने बेटा कुंवर सिंह के जलने के कारण सोच में पड़ गया था कि उन दोनों पति पत्नी का पालन पोषण कौन करेगा, और वह इसी गम में 4 दिन से रह रहा था। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। 22 नवंबर की रात्रि 8 बजे धर्म सिंह घर में दिखाई नहीं दिया। 23 नवंबर को सुबह 6 बजे गांव के आंगनवाड़ी के पास पेड़ में धर्म सिंह की फांसी पर लटकी हुई लाश देखी गई। इसकी रिपोर्ट उसके छोटे भाई ने परसवाड़ा पुलिस में की, जहां से पुलिस स्टाफ ने मौका स्थल पर पहुंचकर शव बरामद किया और पंचनामा कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। संभावना व्यक्त की गई है कि धर्म सिंह ने अपने इकलौते बेटे के जलने के गम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली होगी। आगे मर्ग जांच की जा रही है।
पुलिस थाना वारासिनी में MPWLC की शिकायत पर गो ग्रीन वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ करोड़ों रुपए की धान का गबन करने एवं लापरवाही बरतने से होने वाले नुकसान के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। यह अपराध जिला कलेक्टर के आदेश एवं मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन बालाघाट के जिला प्रबंधक रमेश पिता स्वर्गीय मिल्कीराम पटले उम्र 56 वर्ष निवासी पॉलिटेक्निक कॉलेज बालाघाट की शिकायत एवं विभाग की जांच प्रतिवेदन पर गो ग्रीन वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर, स्टेट हेड, कंपनी सुपरवाइजर सहित अन्य के खिलाफ किया गया है। आपको बता दें कि बालाघाट जिला मध्य प्रदेश का सर्वाधिक धान उत्पादक जिला है, जहां शासन के द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जाती है। गत वर्ष लगभग 4-5 अरब रुपयों की धान, जिसकी मात्रा लगभग 40 लाख मैट्रिक टन के आसपास खरीदी कर जिन्हें खुले कैंप में रखवाया गया था, लेकिन धान के रख रखाव, देखरेख, सुरक्षा के उचित प्रबंधन न किए जाने के चलते करोड़ों रुपए की धान खुले आसमान के नीचे रखी रही और बारिश में भी करवश सड़ गई। यह लापरवाही का सिलसिला बरसों से चल रहा है। प्रतिवर्ष इसी प्रकार करोड़ों रुपए की धान ऐसे ही लापरवाही के चलते बर्बाद की जा रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के गोदाम का संचालन अनुबंध के तहत अहमदाबाद की कंपनी को गो ग्रीन वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है, जिसकी शिकायत मिलने पर MPWLC के द्वारा जांच की गई और उसमें पाया गया कि MPWLC के जिन वेयरहाउस गो ग्रीन वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को PMS योजना से संचालित किया जा रहा था, उसमें भंडारण स्कंद को जानबूझकर खुर्द-बुर्द किया गया है। शासकीय उपार्जित स्कंद के भंडारण करवा रही कंपनी व उसके द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के द्वारा निजी लाभ के लिए ओपन कैंप में भंडारित शासकीय धान के संरक्षण में अनियमितता बरती गई। इसकी वजह से 6,632.048 मैट्रिक टन धान, जिसकी कीमत 12.866 करोड़ रुपए है, उसे खुर्द-बुर्द कर दिया गया है। वहीं 39,898 मैट्रिक टन धान, जिसकी कीमत करीब 0.077 करोड़ रुपए है, वह धान भी नष्ट हो गई है। जो गो ग्रीन के कर्मचारी अनुबंध कंडिका 4.1 के तहत नियुक्त मुख्यालय भोपाल स्तर पर नियुक्त अधिकारी कर्मचारी के संरक्षण में मिली भगत से कंपनी मुख्यालय के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा अपराधी षड्यंत्र कर धान की अफरा-तफरी कर क्षति पहुंचाई गई है। इनके खिलाफ MPWLC के द्वारा भारतीय दंड विधान की धारा 1961 की धारा 409, 120B, 427 के तहत अपराध दर्ज करने की मांग की गई थी। जिले में लगभग 13 करोड़ रुपए की धान की रखरखाव में लापरवाही किए जाने के मामले में धान भंडारण करने वाली कंपनी गो ग्रीन वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर संतोष साहू, स्टेट हेड सौरभ मालवी, कंपनी के सलाहकार अखिलेश बिसेन, तीनों निवासी नवरंगपुरा अहमदाबाद शहर गुजरात सहित अन्य के खिलाफ स्टेट वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन बालाघाट के जिला प्रबंधक रमेश पटले की शिकायत पर FIR दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने विभाग की शिकायत व जिला कलेक्टर के आदेश नामजद 3 लोगों सहित अन्य पर भारतीय दंड विधान की धारा 406, 409, 34 के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है। सर, एक मामला प्रकाश में आया है, वेयर हाउसिंग के द्वारा अपने FIR दर्ज कराई गई, क्या है जानकारी? ये बालाघाट जिले में जो समर्थन मूल्य के धान खरीदी की जाती है, उसके रखरखाव के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक कंपनी से अनुबंध किया था गो ग्रीन के। उस कंपनी की जिम्मेदारी थी कि जितना भी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जाए उसको रखरखाव करे और उसको व्यवस्थित रखे। लेकिन गो ग्रीन कंपनी के द्वारा उस शर्तों के मुताबिक धान को सुरक्षित नहीं रख पाया। इस संबंध में जो जिला प्रबंधक है सरकारी का, उनके द्वारा जांच की गई है। जांच के दौरान उस कंपनी द्वारा कई अनियमितता पाई गई, जैसे पानी घुसना, धान इधर उधर बिखर जाना, खुर्द-बुर्द हो जाना, इस तरह की कई प्रकार की लापरवाही हुई। इस लापरवाही से उस समय लगभग 23,1733 टन मैट्रिक टन धान खराब हुआ है, जो करीब 12 करोड़ 8,66,000 का हुआ है। इसकी जांच उनके द्वारा की गई है। रमेश पटले जो कि जिला प्रबंधक है, उनके द्वारा जांच की गई। जांच के उपरांत उनके रिपोर्ट पर थाना पर अपराध पंजीबद्ध किया गया धारा से 406, 409 के अंतर्गत।
वाराणसी न्यायालय के विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के विशेष न्यायाधीश कविता इनवाती के द्वारा नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी संतोष खरोले उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम सावंगी थाना कटंगी को विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास व 2,200 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। 12 नवंबर 2021 को थाना कटंगी में अपने माता पिता के साथ इस नाबालिग ने लिखित आवेदन पत्र पेश किया कि घटना के दिन उसके माता पिता खेत गए हुए थे, उसका भाई स्कूल गया था, वह घर पर अकेली थी। सुबह करीब 10 बजे इस पड़ोस का ही संतोष खरोले उसके घर के अंदर आया और उसने उसके साथ छेड़छाड़ की। इस पर पीड़िता नाबालिग विरोध करने लगी तो उसके साथ आरोपी वहां से भाग निकला। पीड़िता ने घटना की जानकारी बाजू के घर जाकर अपनी दादी को दी और उसके साथ खेत जाकर उसने अपनी इस घटना से माता पिता को भी अवगत कराया। इसके बाद पीड़िता के परिजन पीड़िता के साथ पुलिस थाना पहुंचे और घटना की विस्तृत जानकारी दी। वहां पर फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर धारा 454, 354, 354 का 323 के तहत धारा 7-8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। यह प्रकरण वाराणसी न्यायालय में विचाराधीन था। वाराणसी न्यायालय की विशेष अदालत लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की विशेष न्यायाधीश कविता हिनवाती के द्वारा आरोपी संतोष खरोले पिता देवाजी खरोले 26 वर्ष निवासी ग्राम सावंगी थाना कटंगी जिला बालाघाट का अपराध सिद्ध हो जाने पर उसे 1 वर्ष का कठोर कारावास 500 रुपये का अर्थदंड सहित अर्थदंड की राशि अदा न करने पर 1 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास। वहीं धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास व 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। लालबरा थाना के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत साले लालबरा निवासी जनकलाल पटले 45 वर्षीय 24 नवंबर को प्रातः 10 बजे लालबरा से खैरगोंदी चलने वाली एक निजी बस की टक्कर से घायल हो गया है, जिसे ग्रामीणों के द्वारा आनन फानन में ऑटो की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबरा लाया गया, जहां पर उनका प्राथमिक उपचार कर बेहतर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार साले लालबरा निवासी घायल युवक जनकलाल पटले किसी काम से घर से बाहर गया हुआ था। काम होने के पश्चात वापस अपने घर लौट रहा था। उसी दौरान बस्ती में लालबरा से खैरगोंदी चलने वाली एक निजी बस व घायल युवक जनकलाल पटले की मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई। इससे जनकलाल पटले गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे ग्रामीणों के द्वारा तुरंत ही बेहतर उपचार के लिए ऑटो की सहायता से लालबरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उसके प्राथमिक उपचार कर गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और बस को थाने में लाकर खड़ा करवा दिया गया है। वहीं मामले की जाँच की जा रही है। मेरे को कुछ देर पहले मालूम हुई, बहुत लेट मालूम हुई मेरे को। ये बस है लालबरा से जो साले खैरगोंदी होती लालबरा आती है बालाघाट जाती शायद, इससे झनक पटले करके बाइक से टक्कर हुई है उनकी। तो गंभीर चोट है। मेरे को जैसी जानकारी लगी तो मैं हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल में बालाघाट जिला चिकित्सालय के लिए रिफ़र कर दिए। बस वहीं खड़ी है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। जी, तो कैसे हुए घटनाक्रम? घटना वो आमना सामना हुआ है। टर्निंग में बस भी आ रही थी सवारी लेके और बाइक सवार जो था जनक पटले वो विपरीत दिशा से आ रहा था, तो आमना सामना हो गया बस। महिलाओं की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला समूह के द्वारा समर्थन मूल्य पर किसानों की धान खरीदने को लेकर 2 वर्ष पूर्व एक आदेश जारी किया गया था, जिसका पालन करते हुए स्थानीय प्रशासन ने समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी का कार्य जिले के कई महिला समूह को दिया गया था, जिससे न सिर्फ महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला था बल्कि महिलाएं आत्मनिर्भर भी हो रही थी। लेकिन महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा चलाई गई यह योजना महज 2 वर्ष में ही फुस हो गई है। इस वर्ष केवल बालाघाट जिला ही नहीं बल्कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में किसी भी महिला समूह को उपार्जन का कार्य न देकर उन्हें इस कार्य से वंचित कर दिया गया है। 1 दिसंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी को लेकर अब तक महिला समूह के लिए कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं, जिसके चलते समूह की महिलाओं में प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश पनप रहा है। जहां पिछले 2 वर्षों से उपार्जन कार्य कर रही 24 समूह की नाराज महिलाओं ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने पूर्व की भांति उपार्जन का कार्य देकर आत्मनिर्भर बनाने की मांग की गई।
आंकड़ों पर यदि गौर किया जाए तो महिलाओं के सशक्तिकरण व उनके आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा 2 वर्ष पूर्व महिला समूह से धान की खरीदी करने का कार्य शुरू किया गया। जहां योजना के पहले वर्ष 2021-22 में जिले की 13 महिला समूह ने समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी का कार्य किया था। वहीं योजना के दूसरे वर्ष 2022-23 में 27 समूह की महिलाओं ने करीब 30 उपार्जन केंद्रों पर समर्थन मूल्य के किसानों का उपार्जन खरीदने का काम किया था, जिसकी संपूर्ण मध्य प्रदेश स्तर पर सराहना भी की गई थी। यहाँ सभी समिति की महिलाओं ने धान उपार्जन समूह की महिलाओं सहित अन्य महिलाओं ने भी इस क्षेत्र में स्वरोजगार की संभावना को तलाश कर अपने अपने समूह का आजीविका मिशन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाया था। वहीं उपार्जन सहित अन्य कार्य भी दिए जाने का आवेदन दिया था। संभावना जताई जा रही कि इस बार कम से कम 50 महिला समूह के द्वारा जिले के विभिन्न उत्पादन केंद्रों में धान की खरीदी का कार्य किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि इस बार महिला समूह के माध्यम से उपार्जन का कार्य करने को लेकर प्रदेश सरकार के द्वारा अब तक कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। ऐसे में अब महिलाओं को इस कार्य से वंचित होने का डर सता रहा है, जिसके चलते वे शासकीय कार्यालय के चक्कर काटने के लिए मजबूर हैं। और हमने पिछले बार से मतलब धान खरीदी करे थे उपार्जन केंद्र में, तो हम लोग ने मतलब ठीक ही रहा हमारा उपार्जन केंद्र में धान खरीदी। लेकिन इस वर्ष हम धान खरीदी के लिए मतलब देख रहे हैं, तैयार है करने के लिए, लेकिन हम लोग को धान खरीदी दिया ही नहीं जा रहा। सभी लोग बोल रहे हैं कि मतलब निर्देश नहीं है, लेकिन सोसाइटी वालों के लिए निर्देश आ गए हैं। सब लोग को निर्देश आ चुके हैं, केंद्र बनने स्टार्ट हो चुके हैं और हमें बोले निर्देश आए ही नहीं है, तो हम लोग कब तक वेट करें, जबकि 24 तारीख से अभी मतलब स्लॉट बुकिंग होना स्टार्ट हो गया और हम लोग को कब दिया जाएगा मतलब निर्देश, और हम कब करेंगे जब महिलाओं को धान खरीदी देना नहीं था तो हमसे पिछले बार धान खरीदी कराना नहीं था। अच्छा, कितने सालों से धान खरीदी करवा सर रहे पिछले साल ही किए हम लोग ने। 1 साल से ही धान खरीदी। हाँ सर। तो आपके समूह पे कोई बकाया है? सर मतलब अभी हिसाब ही नहीं किए उन लोगों ने मतलब पिछले साल का, तो हम लोग ना बता पा रहे हैं कि हिसाब में हमारे पे आ रहा है या उन पे आ रहा है, गवर्नमेंट पे आ रहा है। अच्छा, हाँ सर। तो आप लोगों की क्या मांग है? सर हमें खरीदी चाहिए। क्या लग रहा ये है? तो हमको भी पता नहीं चल पा रहा है कि हम लोगों को इस बार धान खरीदी क्यों नहीं दी जा रही है। हमने पिछले साल जो हमको मिली थी बहुत अच्छे से बहुत ईमानदारी से की है खरीदी, बट इस वर्ष हमको क्यों नहीं दिया जा रहा हमको खुद ही नहीं मालूम। यही पता करने हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो कोई हमको ठीक तरीके से बता ही नहीं रहा है कि आप लोगों को क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्या कारण है आपको नहीं देने का। जो जिस सर मैडम के पास जाते हैं तो कोई बोलते ऊपर से आदेश जारी नहीं हुआ, आदेश जारी नहीं हुआ। आखिर हमको ऐसे क्यों गुमराह करके रखा जा रहा है? अच्छा। नहीं रहना तो नहीं रहना है। ऐसी कितनी समिति जो महिला स्व सहायता समूह है उनको जिले में धान खरीदी की स्वीकृत 30 को 30 को कोई अभी ऐसी जी सर जो धान की खरीदी हुई थी गए वर्ष, तो उसका पेमेंट हमको डला नहीं है। और मतलब यानी कि काटा उटा जो भी सामान है पूरा हमारा फंसा हुआ है। 1 साल का तो काम दे दिए और इन साल अगर काम नहीं देंगे तो हमारा सामान का भी पैसा फंसा है और हमारा पेमेंट भी नहीं हुआ है। तो बताओ हम क्या करें? कितना रुपए पेमेंट बचा है? अभी पेमेंट सर हिसाब ही नहीं हुआ है कुछ भी। तो जो 30 जो समितियाँ थी उनका हिसाब ही नहीं हुआ है कभी? नहीं सर, किसी भी समिति का नहीं, इसमें हमको पता नहीं चल पा रहा है कि हमारा लॉस कितना हुआ है और बचा कितना है, मतलब इसकी कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, ये जो बताइए जो आदेश महिला समितियों को नहीं दिए जाने का आ रहा है, क्या किसकी लापरवाही लग रही है आपको? लापरवाही अधिकारी की लग रही है सर हमको। अब ये भी नहीं कह सकते कि हम क्यों नहीं दे रहा है, मगर ऐसा लग रहा है कि मतलब यानी कि कहीं ना कहीं मतलब अधिकारियों से सेटिंग हो गई होगी, क्या हो गया हमने यही गुमराह में थे सर। हमको पहले ये बताया गया था कि अगर मतलब यानी कि 3 साल तक के जो नारी स्व सहायता समूह की जो महिला है बेरोजगार है उनको मतलब यानी कि धान खरीदी के लिए काम दिया जाएगा, इसके माध्यम से ये अपना रोजगार कमाएगी। अच्छा, नारी सशक्तिकरण के तहत मतलब आप लोग को धान खरीदी की स्वीकृति मिली थी जी, लेकिन आप इस बार आप लोग को नकार रहे हैं। हाँ, एक ही वर्ष में एक बार में हमको नकार रहे हैं। हम लोग 2 सेंटर दिए थे मेरे को, एक पर समूह और एक गढ़ी, जिसमें सर हम इधर उधर से कर्ज ले के हम 12 लाख रुपए भी कर्ज में, न हमारा पेमेंट डाल रहे हैं न हमको खरीदी नहीं दे रहे हैं। मतलब धोखा ही कर रही शासन आप लोग के साथ? धोखा ही कर रहे हैं। ऐसी कितनी महिलाएं जुड़ी है आप लोग के साथ में? 12 महिला। 12 महिला मतलब दो समितियाँ देख रही जी, 2 समिति। क्या चाहते हैं तो फिर आप लोग? सर हमको धान खरीदी केंद्र बस वही चाह रहे हैं। जब इस विषय पर जिला खाद्य व आपूर्ति अधिकारी ज्योति बघेल से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि धान खरीदी में स्व सहायता समूह को शामिल करना है या नहीं, इसको लेकर शासन से अब तक कोई दिशा निर्देश नहीं आए हैं। शासन से आदेश मिलने पर ही समूह को उपार्जन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। पारसनी क्षेत्र के ग्राम पंचायत कायदी के अंतर्गत आने वाले बनिया टोला में आज भी नल जल योजना की बनी पानी टंकी से ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि टंकी निर्माण जरूर हुआ
ग्रामीणों के घर में पाइपलाइन भी कुछ हद तक बिछ भी चुकी है, मगर नवीन पाइपलाइन की अपेक्षा उन्हें पुरानी पाइपलाइन से ही पानी की सप्लाई की जा रही है, जो कई बार जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिसकी वजह से वे कई दिनों नल जल योजना के पानी से वंचित रहते हैं। पद्मेश 24/7 से चर्चा में बनियाटोला निवासी ग्रामीण पहलराम मड़ावी ने बताया कि पानी की किल्लत काफ़ी हो रही है। कई बार 4 से 5 दिन तक पानी नहीं आता। वैसे में उनके परिवार सहित करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी से पानी लेकर आते हैं। नल जल योजना से टंकी का निर्माण हो चुका है, मगर इसका पानी पुरानी पाइपलाइन से दिया जा रहा है, जिसकी वजह से पुरानी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, कई बार फूट जाती है। सुधार कार्य में 4 से 5 दिन लगते हैं। ऐसे में पंचायत को ग्रामीणों की समस्या पर ध्यान देना चाहिए। वहीं उन्होंने बताया कि ग्राम में सिर्फ एक हैंडपंप है, जिसका पानी भी पीने योग्य नहीं है। ऐसे में उन लोगों ने बालाघाट बारासिनी मार्ग को क्रॉस कर पानी लाते हैं। खासकर गर्मी के मौसम में जलस्तर नीचे चले जाता है, यह समस्या और बढ़ जाती है। समस्या वही आए दिन कभी भी पानी टंकी से पानी पर्याप्त नहीं मिलता, कभी भी वो फट जाता है पाइप। नई लाइन बिछाने का था तो नई लाइन बिछाए नहीं, पुराने लाइन से पानी मिल रहा है हमको। तो हफ्ते में कितने बार मिल जाता है? हफ्ते में तो मिलता है, पर कभी कभी पाइप फूटा तो 1-1 हफ्ता 2-2 हफ्ता पानी नहीं मिलता। नगर के धरोहर जंक्शन पर अब बोगी अकेले दिखाई नहीं देगी। अब से बोगी के साथ ही डीजल इंजन भी दिखाई देगा। लंबे समय के बाद आखिरकार डीजल इंजन पहुंच चुका है और जंक्शन पर स्थापित करने के लिए 4 बड़ी क्रेनों के द्वारा जंक्शन पर से लाया गया। इस दृश्य का साक्षी बनने के लिए यहां बड़ी संख्या में नगरवासी भी एकत्रित हुए। शुक्रवार को कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने यहां पूजा अर्चना कर आवश्यक निर्देश दिए। वहीं उन्होंने कहा कि जिले में पुरातत्व, पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शहर के पुरातत्व शोध संग्रहालय में धरोहर जंक्शन को विकसित किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। 24 नवंबर को एक प्रयास में सफलता मिली। संग्रहालय में 6 वर्ष से बिना इंजन के खड़ी जिले की 100 वर्ष पुरानी नैरोगेज ट्रेन की बोगी को इंजन से जोड़ा गया। एक दिन पूर्व ही नागपुर के मोतीबाग से पुरातत्व टीम इंजन लेकर बालाघाट पहुंचा था। शुक्रवार को 4 क्रेनों की मदद से भारी मशक्कत के बाद इंजन को संग्रहालय के प्लेटफॉर्म में उतारा गया। अपने व्यस्ततम रूटीन समय निकालकर कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा संग्रहालय पहुंचे, जिन्होंने एक सादे कार्यक्रम में प्लेटफॉर्म स्थल की पूजा अर्चना कर इंजन को स्थापित करवाया। और उन्होंने यह भी कहा कि नगर के इस गौरव को हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए आचार संहिता के बाद विधिवत लोकार्पण की रूपरेखा भी बनाई जाएगी। किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम दिलाने और उन्हें बिचौलिए से बचाने के लिए प्रतिवर्ष शासन के द्वारा समर्थन मूल्य पर किसानों से उनका उपार्जन खरीदा जाता है। जहां समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी का कार्य महिला समूह और सहकारी सोसाइटी समिति के माध्यम से होता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शासन के द्वारा समर्थन मूल्य पर 178 केंद्रों पर किसानों की उपज खरीदी जानी है, जहां 1 दिसंबर से 19 जनवरी तक समर्थन मूल्य पर किसानों की उपज खरीदने के आदेश भी जारी कर दी गए। लेकिन वर्तमान हालातों को देखते हुए ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि जिले में 1 दिसंबर से धान की खरीदी शुरू हो पाएगी, क्योंकि इस वर्ष प्रदेश सरकार के द्वारा महिला समूह को धान खरीदी के निर्देश नहीं दिए गए। तो वहीं अब पूरा दारोमदार सोसाइटी समिति के समूह पर टिका हुआ है, लेकिन पिछले समय की धान की खरीदी का अब तक समिति को भुगतान नहीं हो पाया है। वहीं धान का शॉर्टेज व परिवहन संबंधी समस्या अभी भी बरकरार है, जिस पर अब वे नाराजगी व्यक्त करते हुए सहकारी समिति महासंघ ने इस बार समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य करने से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। इसका एक नज़ारा शुक्रवार को जिला पंचायत में आयोजित सोसाइटी समिति प्रबंधक व कंप्यूटर ऑपरेटरों की बैठक के दौरान देखने को मिला। यहां सहकारी समिति ने इस कार्य से अपने आप को पीछे खींचते हुए जल्द ही समस्त कर्मचारियों की एक बैठक का आयोजन कर धान खरीदी करनी है या नहीं इस पर फैसला लेने और इसकी सूचना प्रशासन को देने की बात कही। बताया जा रहा है कि हर वर्ष समर्थन मूल्य पर जो धान की खरीदी समिति के माध्यम से की जाती है उसमें शॉर्टेज आता है और शॉर्टेज की वसूली शासन के द्वारा समिति से की जाती है। वहीं हर वर्ष परिवहन की समस्या आती है, जिसका समाधान अब तक नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि नियम के मुताबिक खरीदी गई धान का 72 घंटे के भीतर परिवहन हो जाना चाहिए, लेकिन कई बार 72 दिन बाद भी खरीदी धान का परिवहन नहीं हो पाता, जिसका खामियाजा भी समिति को भुगतना पड़ता है। इसके अलावा पिछले कई वर्षों से शासन के द्वारा सोसाइटी समिति को धान उपार्जन का 40 से 50 लाख रुपए का कमीशन भी नहीं दिया गया है। तो वहीं 5 रुपये प्रति क्विंटल परिवहन की राशि का भी उन्हें नुकसान हो रहा है।
वहीं हमालों का भुगतान भी सोसाइटियों पर लादा जा रहा है। इसके अलावा ऐसी कई समस्या है जिनका समाधान सोसाइटी समिति चाहती है, लेकिन समस्या का निराकरण करना तो दूर की बात, बैठक में उपस्थित संबंधित अधिकारी उनकी समस्याएं तक नहीं सुन रहे हैं, जिसके चलते सोसाइटी समिति के कर्मचारी नाराज है और वे धान खरीदी कार्य से अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं। सर, आज आप लोग की बैठक आउट की गई थी खरीद सोसाइटी समूह की, किस संबंध में थी और क्या निर्णय हुआ उसमें? आज जिले में पूरे 178 सेंटर बनाए गए हैं, जिनकी आज एक कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें समिति प्रबंधक और डाटा ऑपरेटरों को बुलाया गया था। पहले एक खेत का विषय है कि जितने लोगों को जिले के आंकड़ा, जिले की स्थिति समझ में आ रही है, उसके बावजूद भी पर्याप्त बैठने की व्यवस्था नहीं। 12 बजे का टाइम दिया गया था, 2 बज गए। ये भी कोई समस्या नहीं होता है, परंतु श्रीमान हमें सारे निर्देश दिए गए। निर्देशों का पालन करना तो विगत कई वर्षों से पता है कि कैसे करना है, परंतु आज जो हमारी मूलभूत समस्याएं, हम जिस समस्या का समाधान करने के लिए सारे अधिकारी को अपनी बात साझा करना चाह रहे थे, हमने इजाज़त मांगा कि हम कोई बात अपनी कह सकते हैं। स्पष्ट कहा गया कि यहाँ तुम्हारी बातों का कोई समाधान नहीं है, इसलिए हम इस बात से खपा है श्रीमान, हमारी कोई समस्या का समाधान यहाँ पर नहीं है। अब जब तक हमें हमारे पिछले भुगतान समितियों का नाते, समितियों की हालत इतनी खराब है, कई प्रकार के शॉर्टेज आते हैं, परिवहनकर्ता समय पे उपलब्ध नहीं हो पाता है, परिवहनकर्ता समय पर लोडिंग करके वो माल को वापस संबंधित कैब तक नहीं पहुंचा पाता है। खरीदने की बड़ी बड़ी बात करते हैं, व्यवस्था की बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन वो धान कितने दिन में उठेगा उपार्जन किया हुआ? उसमें नियम है 72 घंटे के अंदर वो समीपस्थ कैब में जमा हो जाना चाहिए, चूँकि ऐसा नहीं 72 दिन तक नहीं हो पाता है, और जिसका सारा खामियाजा आपको विगत कई वर्षों से मैं बताते आ रहा हूँ, जिसका हमें कर्मचारियों को भुगतना पड़ता है। और सारे उसमें खरीदी से ले करके आज बड़े बड़े 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 लाख रुपए के नोटिस हमारे कर्मचारियों को भुगतना पड़ता है, तो बड़ा खेद है। और जिस बात को हम कहना चाह रहे थे कि इस पर अंकुश लगाएं, ये निरंकुश हैं, फिर भी हमारी बात नहीं सुना गया, इस बात का बहुत खेद है। तो अब क्या निर्णय ले रहे हैं आप लोग? निर्णय का यह है कि हम अभी तैयार करते हैं, हमारी एक बैठक बैठाते हैं और बैठक में सारे मुद्दों पे हम एक ज्ञापन स्वरूप सौंपेंगे, और उसके बाद में जब तक हमारे वो मांगों का निराकरण नहीं होता है, हमारे स्थानीय मुद्दे हैं और जो हमें सरकार पैसा नहीं देगी, हमारे पास में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हमको लेबर आज काम करता है, उसको कल पेमेंट चाहिए, और पेमेंट की स्थिति इतनी समितियों की चर्चा आ गई है, कई हालात देख लो, कई सोसाइटियों के वहाँ कर्मचारियों को पेमेंट नहीं हो पा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में भी हमारा कमीशन 20-20, 30-30, 25-25 लाख, 35-35 लाख, 40-40 लाख 2 वर्षों से पैसा नहीं दिया गया। साथ ही श्रीमान और एक बात बता दें, जो शासन की तरफ से परिवहन करता लोडिंग का चार्ज उसको 5 रुपये कुंटल दे होता था, वो भी ऐसी बलमनसाहत के साथ समितियों को डाल दिया गया है, और उसका भी भुगतान जो हमारा संचित पैसा रखा हुआ है, वो भी लोडिंग में हमारा पैसा चला गया लेबर पेमेंट में, वो भी सरकार ने आज तक नहीं दिया है। बड़ा खेत का विषय है, कितना पैसा अपना लगाते जाएंगे, कितनी ये हालात हो गई खराब है, कर्मचारी को भुगतान करने के लिए नहीं है, और लेबर आज काम करेगा, उसको लेबर को भुगतान चाहिए, नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। इतने सारे काटे होना, इतने सारे निर्देशों के मारे तो हमारा गला दब चुका है। ऐसी परिस्थिति में हम उपार्जन करने में सहमत नहीं है।